व्यावसायिक अर्थशास्त्री की व्यवसाय में भूमिका। रोल ऑफ ए बिजनेस इकोनॉमिस्ट इन बिजनेस। व्यावसायिक अर्थशास्त्री का प्रमुख कार्य अनिश्चितताओं का पूर्वानुमान लगाकर प्रबंधकों को सही निर्णय लेने में तथा भावी नियोजन करने में सहायता प्रदान करना होता है। व्यवसाय को कई प्रकार के तत्व प्रभावित करते हैं, जिनका अध्ययन हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांटकर करते हैं: आंतरिक तत्व तथा बाह्य तत्व। बाह्य तत्वों पर प्रबंधकों का नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि इनका उद्गम व्यवसाय के बाहर होता है। ये तत्व व्यावसायिक वातावरण का निर्माण करते हैं। आंतरिक तत्व किसी भी व्यवसाय या फर्म के अंदर विद्यमान होते हैं। ये फर्म की आंतरिक क्रियाओं अथवा कार्यक्षेत्र में होते हैं, अतः इन पर प्रबंधकों का नियंत्रण होता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन तथा इस वातावरण के साथ फर्म को अच्छी तरह समायोजित करने में प्रबंधकों को सहायता पहुंचाता है। फर्म की व्यावसायिक क्रियाओं के सफल संचालन और निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग को यह प्रशस्त करता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री प्रबंधकों के निर्णय कार्य तथा नियोजन में सहायक होता है। अब इसको अपन अलग अलग भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला भाग इस सहायता के संबंध में जो दृष्टिगत होता है वह है वातावरण संबंधी अध्ययन। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि बाह्य तत्वों का विश्लेषण। व्यावसायिक क्रियाओं को या व्यवसाय के संचालन को बाह्य तत्व किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, उन सब का आकलन व्यावसायिक अर्थशास्त्री या प्रबंधकीय अर्थशास्त्री को करना होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्री व्यावसायिक वातावरण अथवा बाह्य तत्वों जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, उत्पादन की मात्रा, व्यापार चक्र, सरकारी नीति, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध आदि प्रवृत्तियों का अध्ययन और विश्लेषण करता है तथा प्रबंधकों को निर्णय करने में सहायता पहुंचाता है। आज हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो राजनीतिक रूप से संपन्न होती हैं, उनके आर्थिक प्रभाव विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का अध्ययन करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यावसायिक वातावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका हम उदाहरण के रूप में प्रयोग करते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां क्या हैं? राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था किस प्रकार की चल रही है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रवृत्ति है? वर्तमान का जो कालखंड चल रहा है, यह इसमें एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। कोविड महामारी की वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही जगत में व्यावसायिक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इस महामारी के अलावा भी कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि देशों में आपसी सीमा संबंधी विवाद, जैसा वर्तमान में अपन देखते हैं कि चीन के साथ विवाद के पश्चात अपने व्यवसाय के संबंध में कई प्रकार की भूमिकाओं में परिवर्तन आ गया है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां क्या हैं, इसका आकलन किया जाना, इसके बारे में एक दृष्टिकोण रखना, यह अति आवश्यक होता है। दूसरा एक प्रश्न आता है, व्यापार चक्र की कौन सी अवस्था निकट भविष्य में घटने वाली है? व्यापार चक्र के अनुसार
क्या राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में कहीं मंदी की स्थिति आने वाली है या तेजी की स्थिति आने वाली है? इन स्थितियों का आकलन भी व्यावसायिक अर्थशास्त्री को पूर्व में ही कर लेना होता है, क्योंकि सारी दुनिया अब व्यावसायिक रूप से आपस में जुड़ गई। ग्लोबलाइजेशन के बाद में व्यापार के संबंध में इस प्रकार के समझौते हुए हैं कि अब व्यापार करने में काफी सुगमता रहती है। वैसी स्थिति में किसी एक राष्ट्र में घटने वाली घटना दूसरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर देती है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण हमें देखने को मिलता था कि जब अमेरिका में मंदी आई, वहाँ का हाउसिंग सेक्टर कोलैप्स हुआ और उसकी वजह से बैंकों को दिवालिया होना पड़ा, तो उस मंदी का असर सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर देखने को मिला। तो जब इस प्रकार की कोई घटना होती है, तब व्यापार चक्र के संबंध में किस प्रकार की स्थिति आने वाली है, उसके संबंध में नीति अगर पूर्व में ही बना ली जाती है तो व्यवसाय को चलाने में सुगमता, आसानी रहती है। तीसरा प्रश्न आता है, किन किन क्षेत्रों में बाजार तथा ग्राहक संबंधी अवसर शीघ्रता पूर्वक बढ़ने अथवा घटने वाले हैं? ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां व्यावसायिक क्रियाएं अब बढ़ेंगी या कुछ क्रियाएं घटेंगी या हटेंगी? इसका आकलन किया जाना बहुत जरूरी है। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और जहां तक अपन उपभोग के क्षेत्र को देखते हैं तो उपभोग के क्षेत्र में तो नित्य प्रति परिवर्तन होता रहता है। फैशन बदलता रहता है, आदतें बदलती रहती हैं, रुचि बदलती रहती हैं। उसी हिसाब से कमोडिटीज या उसी हिसाब से विभिन्न प्रकार के उत्पादन प्रभावित होते हैं। कई चीजें बाजार में चलन से बाहर हो जाती हैं, नई चीजें प्रतिस्थापित हो जाती हैं। तो व्यावसायिक प्रबंधक को ये जान लेना बहुत आवश्यक हो जाता है कि किन क्षेत्रों में बाजार और ग्राहक संबंधी अवसर शीघ्रता पूर्वक अब बढ़ने वाले हैं। उन क्षेत्रों में कार्य करके अपने व्यवसाय को फलीभूत किया जा सकता है। कच्चे माल की उपलब्धि तथा मूल्य और निर्मित माल की मांग तथा मूल्यों की कैसी संभावनाएं हैं? कच्चे माल की निकट भविष्य में उपलब्धि की क्या संभावना है, या फिनिश्ड गुड्स जब तैयार हो जाएगा उसकी बाजार में मांग किस प्रकार की रहेगी? वर्तमान की मांग से व्यवसाय का उत्पादन समायोजन कर पा रहा है अथवा नहीं? आज कड़ी प्रतिस्पर्धा के इस युग में लाभ कमाना, जो किसी भी व्यावसायिक संस्था का अंतिम उद्देश्य होता है, उसे प्राप्त करने के लिए सजग रहने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जो व्यवसाय जितना अधिक सजग है, जितना उसने अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है, उतना उस व्यवसाय के फलीभूत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्या साख की मात्रा में वृद्धि या कमी होने वाली है? बैंक साख की मात्रा को ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? अगर बैंक साख की मात्रा को बढ़ाने वाले हैं तो व्यवसाय के एक्सपेंशन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्लान्स तैयार किए जा सकते हैं। अगर क्रेडिट की लिमिट कम की जानी है, क्योंकि इन सब चीज़ों को किसी भी राष्ट्र की मौद्रिक नीति के द्वारा तैयार किया जाता है। मौद्रिक नीति यह तय करती है कि साख की मात्रा बढ़ाई जानी है या घटाई जानी है। मौद्रिक नीति के उस तत्व से व्यवसाय प्रभावित हो जाता है, क्योंकि व्यवसाय को सदैव ही वित्त की आवश्यकता बनी रहती है। बाजार में प्रतियोगिता के घटने या बढ़ने की क्या संभावना है? जिस प्रकार का उत्पादन व्यावसायिक फर्म कर रही है, उस क्षेत्र में क्या कुछ नए प्रतिस्पर्धी आने वाले हैं? और यदि आने वाले हैं तो उनके उत्पाद से अपने उत्पाद को प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में सेफ बनाए रखने के लिए कंपनी को क्या करना चाहिए, उद्योग को क्या उपाय कर लेने चाहिए? आज अपन देखते हैं, चाहे ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो या उपभोग के क्षेत्र के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज उसमें अपने कमोडिटीज बाजार में उतारती हैं और उन कमोडिटीज
के संबंध में बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा मूल्य के संबंध में, उपयोगिता के संबंध में विद्यमान रहती है। वैसी स्थिति में प्रतियोगिता में वही टिक पाता है जो प्रतियोगिता का आकलन पूर्व में भली भांति कर लेता है और उसके अनुरूप अपने को ढालकर सक्षम बना लेता है। सरकार की भावी नीतियां और नियंत्रण कैसे होने की संभावना है? भविष्य में सरकार जिस प्रकार का व्यवसाय फर्म द्वारा किया जा रहा है उसके संबंध में किस प्रकार का नियंत्रण या नीति बनाने जा रही है। आर्थिक नीतियां परिवर्तनशील होती हैं। आर्थिक नीतियां सामान्य रूप से दीर्घकालीन कम ही बनाई जाती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नित्य प्रति परिवर्तन होते रहते हैं। वैसी दशा में जो नीति व्यवसाय के संबंध में तय की जाएगी वह पूरी तरह से सरकारी नीति से प्रभावित हो जाती है। सरकार की व्यवसाय के संबंध में क्या नीति है, नियंत्रण करने के संबंध में सरकार किस तरह के पैरामीटर्स अपनाने जा रही है, उन बातों पर व्यावसायिक प्रबंधक को ध्यान देना होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्री को उन सब बातों से वाकिफ रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है, ताकि वह प्रबंधकों को सही समय पर उस व्यवसाय के विस्तार और विकास के संबंध में उचित सुझाव प्रस्तुत कर सके। दूसरी बात आती है व्यावसायिक क्रियाओं का विश्लेषण। ये जो पहला तत्व था वो तो था वातावरण संबंधी अध्ययन। वातावरण संबंधी अध्ययन में सामान्य रूप से इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में जागरूक रहने की परिस्थितियां बनती हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्री के समक्ष। दूसरी जो स्थिति है वह है व्यावसायिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाना। एक फर्म की आंतरिक क्रियाएं व्यावसायिक क्रियाओं के नाम से जानी जाती हैं। अभी हमने बाह्य क्रियाओं के संबंध में अध्ययन किया, अब आंतरिक क्रियाओं का पार्ट आता है कि फर्म की आंतरिक क्रियाएं व्यावसायिक क्रियाओं के नाम से जानी जाती हैं। व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन से संबंधित अनेक समस्याओं को हल करने में व्यावसायिक अर्थशास्त्री प्रबंधकों की सहायता करता है, जैसे वस्तु के मूल्य निर्धारण में, स्थापित क्षमता के उपयोग में, विनियोग करने में, फर्म की क्रियाओं के विस्तार में। इन सभी प्रकार की समस्याओं में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थापित क्षमता का कितना उपयोग किया जाना है, मूल्य का निर्धारण, व्यवसाय किस प्रकार की स्थिति में रन कर रहा है, किस प्रकार की स्थिति में चल रहा है, क्या प्रतिस्पर्धी बाजार है, एकाधिकारात्मक स्थिति का बाजार है, या द्वयाधिकार, अल्पाधिकार अथवा या प्रतिस्पर्धा की कड़ी स्थिति बाजार में देखने को मिल रही है। इन सभी विभिन्न प्रकार की बाजार स्थितियों में मूल्य का निर्धारण अलग अलग प्रकार से होता है। तो इस मूल्य निर्धारण को करने में व्यावसायिक अर्थशास्त्री प्रबंधकों को महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस संबंध में भी हैं जो फर्म की आंतरिक क्रियाओं से संबंध रखते हैं। इसमें पहला आता है, फर्म के लिए अगले वर्ष के नियोजित लाभ की उचित मात्रा कितनी होगी। फर्म के लिए अपन जो प्लान कर रहे हैं कि इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए, इन्वेस्टमेंट अपना इतना है तो इस फर्म को इतना लाभ तो कमाना ही चाहिए, इसका निर्धारण करने में व्यावसायिक अर्थशास्त्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाभ की प्राप्ति के लिए फर्म को कितना उत्पादन और विक्रय करना होगा। लाभ का निर्धारण हो जाने के पश्चात यह निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है कि अब इस लाभ की मात्रा को कितनी व्यावसायिक इकाइयों का उत्पादन करके या विक्रय करके प्राप्त करना होगा। अगले 3-6 माह अथवा 1 वर्ष के लिए सबसे उपयुक्त उत्पादन और माल के संबंध में क्या नीतियां होंगी। अब जिस प्रकार का व्यवसाय है उस व्यवसाय
की प्रकृति को देखते हुए किस प्रकार की नीति काम में लेनी है। अगर व्यवसाय इस प्रकार का है कि जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जो शीघ्र ही खराब हो जाती हैं या उपभोग वस्तुओं से संबंधित है, तो उपभोग वस्तुओं के व्यापार के संबंध में निश्चित रूप से दीर्घकालीन नीति नहीं बनाई जाएगी, अल्पकालीन नीति बनाई जाएगी जो महीने 2 महीने या 6 महीने के लिए बनाई जा सकती है। या किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन है जो संरचनात्मक प्रकार की है, उसके संबंध में दीर्घकालीन नीति का भी अनुसरण किया जा सकता है। फर्म को मजदूरी और मूल्य नीतियों में कब और कैसा परिवर्तन करना चाहिए। फर्म को मजदूरी की नीति के संबंध में और मूल्य नीतियों के संबंध में परिवर्तन कब करना चाहिए और कैसा करना चाहिए। सामान्य रूप से फर्म 2 प्रकार से मजदूरी देती है, एक कुशल मजदूर को मजदूरी और दूसरा अकुशल श्रमिक को, अकुशल मजदूर को मजदूरी। इसके संबंध में सरकारी नीतियों दिशा निर्देशों का पालन भी करना होता है, बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का भी पालन करना होता है, श्रमिक की मांग और पूर्ति के बीच में जो सामंजस्य की स्थिति होती है उन स्थितियों का पालन भी करना होता है। तो इन सब स्थितियों के मद्देनजर ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि मजदूरी के संबंध में क्या नीति अपनाई जाए। फर्म के पास अगले 1, 3 या 6 माह में रोकड़ उपलब्धियां कितनी होंगी और उनका विनियोजन कैसे किया जाए। शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में फर्म जो अपना व्यापार कर रही है उस व्यापार के माध्यम से उसके पास रोकड़ अंतर्वाह कितना होगा, कैश इनफ्लोज कितने होंगे, कितना कैश उसके पास आ जाएगा और फिर उस कैश का विनियोजन कैसे होगा, उसका इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। व्यवसाय को चलाने के लिए एक निश्चित मात्रा में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता हमेशा रहती है। वर्किंग कैपिटल से अधिक जो राशि उपलब्ध होती है या विक्रय के माध्यम से प्राप्त होती है, उस राशि का विनियोजन इस प्रकार से हो जाए ताकि फर्म के जो संसाधन हैं उनका संपूर्ण उपयोग किया जा सके। और तीसरे जो कार्य आते हैं वो विशिष्ट कार्यों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें मोटे मोटे रूप में विक्रय का पूर्वानुमान लगाना, बाजार का सर्वेक्षण करना, पूंजी परियोजनाओं का विश्लेषण करना, उद्योगों की मूल्य निर्धारण संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना, विनियोग विश्लेषण और पूर्वानुमान करना, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का विश्लेषण करना, वहां की सरकारी नीतियों का विश्लेषण करना, इस प्रकार के कार्य प्रमुख रूप से व्यावसायिक अर्थशास्त्री को करने होते हैं। तो व्यवसाय के संचालन के संबंध में व्यावसायिक अर्थशास्त्री की व्यावसायिक प्रबंधकों को सुगमता से कार्य करने के लिए, व्यवसाय को प्रचालित करने के लिए अतीव आवश्यकता सदैव बनी रहती है।